गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का एक नया टॉपिक है, वो टॉपिक है टैक्स। जिसको हिंदी में कहा जाता है कर। इस चैप्टर से जो बेसिकली सवाल आता है, वो सवाल आपसे पूछता है कि टैक्स क्या है। टैक्स के अलावा जो टैक्स का प्रकार है, टाइप्स ऑफ टैक्स, उसके बारे में पूछ देगा। डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं। इसके साथ साथ यहां से सवाल जो उठता है वो उठेगा कि आपको पूछ सकता है कि दे देगा 3-4 नाम कि इनमें से कौन सा टैक्स जो है वह केंद्र का है, कौन सा जो है वह राज्य सरकार का है। कुछ कर ऐसे हैं जो केंद्र सरकार लगाता है, केंद्र सरकार वसूलता है और केंद्र सरकार ही जो है, केंद्र सरकार वसूलता है, केंद्र सरकार लगाता है और केंद्र सरकार स्वयं अपने पास रख लेता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो केंद्र लगाता है, वसूलता है और सारा का सारा राज्य को दे देता है। इसके अलावा सवाल पूछेगा कर प्रणाली, सिस्टम ऑफ टैक्स, टैक्स को किस किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। भारत में इनकम टैक्स किस प्रणाली पर कार्य को संपन्न करता है। इसके अलावा यहीं से आपका सवाल बनेगा, वो सवाल पूछता है वैट क्या है, वैट को सबसे पहले कहां लागू किया गया था, वैट को सबसे लास्ट में कहां लागू किया गया है, वैट क्या है या सेन वैट क्या है या मोड वैट क्या है, जीएसटी कब लाया गया, जीएसटी का टैगलाइन क्या है, जीएसटी के लाने पर क्या बेनिफिट हुआ है, क्या जीएसटी सही है या वैट सही है। इसके अलावा 4-5 आपका जो है वह इस चैप्टर से संबंधित समितियों को पूछा जाता है। जैसे पूछ सकता है कि अप्रत्यक्ष कर के लिए कौन सा समिति कार्य को संपन्न करता है या कौन सी समिति का गठन किया गया था, या उल्टा दे सकता है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, पुंछी समिति का संबंध किससे है, वित्त आयोग क्या है। इन चीजों का अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिर टैक्स है क्या, कर है क्या। यदि आप में से कोई बताना चाहते हैं तो बता दें टैक्स क्या है, कर क्या है। कहा जाता है कर किसी भी देश की सरकार के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है। टैक्स या कर किसी भी देश की सरकार के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है, जिसके बदले में सरकार किसी भी प्रकार के वस्तु या सेवा देने की कोई गारंटी नहीं देता। पुनः दोहराते हैं, टैक्स या कर किसी भी देश की सरकार के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है, जिसके बदले में सरकार जो है वह उस व्यक्ति को ना तो कोई वस्तु या सेवा देने की गारंटी देता है, उसे टैक्स कहते हैं। टैक्स के अलावा जो है वो आता है एक उपकर और दूसरा आता है वो आता है अधिभार। शेष। उपकर, उपकर का मतलब होता है कर में निहित कर को उपकर कहा जाता है। जैसे समझने के लिए कि मान लीजिए अभी से जीएसटी से पहले कर चलता था सेवा कर। अब सेवा कर उस समय चल रहा होता था, तो याद कीजिएगा या बहुत सारे लोग जानते होंगे, उस समय सेवा कर जो था वो था 15%। लेकिन अगर उसको बृहद पूर्वक देखा जाता तो सेवा कर जो 15% था वो सेवा कर एग्जैक्ट था 14%। 0.5% सरकार के द्वारा लगा दिया गया था किसान आय के लिए, किसान आय के लिए। अब 0.5% सरकार के द्वारा लगाया गया था स्वच्छता के लिए, स्वच्छता के लिए। और इस आधार पर सेवा कर था कितना, 15%।
अर्थात सेवा कर में 0.5% किसान आय और 0.5% स्वच्छता के लिए, ये किसमें शामिल है, किसमें निहित है? तो सेवा कर में निहित है। तो उपकर उस कर को कहते हैं जो किसी न किसी कर में शामिल होता है। दूसरा चीज, उपकर और अधिभार जो है, यह दोनों का दोनों एक निश्चित चीजों की पूर्ति के लिए लाया जाता है या लगाया जाता है। जैसे यहां पर यह जो 5% कर किसान आय के लिए लगाया गया है, इसका खर्च सरकार केवल और केवल किसके लिए करेगा? तो किसान के आय के लिए करेगा। इससे प्राप्त इनकम को सरकार किसी दूसरे जगह खर्च नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से स्वच्छता के लिए जो 5% का कर का दर निर्धारित किया गया है, वो केवल और केवल खर्च किया जाएगा स्वच्छता के लिए, इसको किसी अन्य मद के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। तो सेवा कर में 5% किसान आय के लिए और 5.5% स्वच्छता के लिए, ये हो गया उपकर। उपकर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों कर के लिए उपकर का प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं कि उपकर को प्रत्यक्ष कर पर भी लगाया जा सकता है और प्रत्यक्ष कर के साथ साथ अप्रत्यक्ष कर के ऊपर भी लगाया जा सकता है। अधिभार समझने का प्रयास कीजिएगा। अधिभार, जैसे कभी कहाल ओलंपिक वगैरह होता है या एथलीट होता है, तो क्या कहा जाता है कि अंजू बॉबी जॉर्ज ने अपने वजन से इतना अधिक वजन प्राप्त किया या उठाया, इतना अधिक वजन उठाया। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जो उसका भार था उससे अधिक उस पर भार दे दिया गया और उसको उसने क्या कर लिया? फुलफिल कर लिया। ठीक वही चीज है। इसको अगर डिवाइड करते हैं, अधिक का मतलब क्या होगा? अधिक। अब भार का मतलब क्या हो जाएगा? वजन। मतलब अधिक वजन दिया गया, अधिक चीजों पर वो किया गया। तो अधिभार कहने का मतलब कर के दर पर लगने वाले कर के दर को अधिभार कहते हैं। जैसे समझने के लिए कि मान लीजिए सरकार ने आयकर का दर मैक्सिमम 30% निर्धारित किया है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का इनकम 1 करोड़ रुपया है और वह अपने इस इनकम पर 30% जो है कर देता है, तो 30% 30 लाख होगा, लेकिन 30 लाख एग्जैक्ट होगा नहीं, क्योंकि शुरू का 5 लाख जो है इसका फ्री होगा। इसके बाद जो है 10 लाख तक 10%, फिर 20 लाख तक 20% और 30 लाख। तो मोटा मोटी समझने के लिए यदि मान लीजिए वह 1 करोड़ पर 30 लाख रुपया टैक्स अदा किया, तो इस 30% या 30 लाख के ऊपर यदि सरकार कही कि आपको अधिभार के रूप में 3% देना होगा, तो इसी 3% को हम क्या कहेंगे? अधिभार कहेंगे। मतलब उसका भार कितना था? 30 लाख का था या 30% था, और इस पर कितना परसेंट? 3% उसे एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो उसी को हम अधिभार कहकर संबोधित करते हैं। तो समझ गया अधिभार। अधिभार भी किसी निश्चित चीजों की पूर्ति करने के लिए लगाया जाता है। अधिभार भी किसी निश्चित चीजों की पूर्ति करने के लिए लागू किया जाता है या लगाया जाता है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अधिभार अधिकांशतः केवल प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। अधिभार अधिकांशतः केवल प्रत्यक्ष कर के ऊपर लगाया जाता है, और जिस चीज के लिए यह लगाया जाता है उसी के लिए इसको खर्च किया जाता है। 3% जो हमने कहा था, यह शिक्षा के ऊपर लगाया गया है। अर्थात शिक्षा में ग्रोथ करने के लिए कितना % टैक्स देना होगा? 3% कर देना होगा।
अधिभार के रूप में। तो इस 3% को कहां खर्च किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका केवल और केवल शिक्षा के लिए। तो टैक्स समझ गए, उपकर समझ गए और अधिभार समझ गए। अगला है, वो है आपका शुल्क। इसी को कहा जाता है ड्यूटी। इसी को कहा जाता है ड्यूटी, शुल्क। शुल्क जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप जो है अगर यह सेवा लेना चाहते हैं तो आपको शुल्क राशि के रूप में इतना पैसा देना होगा। जैसे हमने इस शब्द को कहा तो यहां गौर करिएगा कि आपको यदि ये पेन लेना है तो इतना शुल्क अदा करना होगा। मान लीजिए 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, कुछ भी। तो जैसे ही आप कहिएगा कि हां मुझे इसकी जरूरत है और इसके एवज में मैं शुल्क अदा करने के लिए तैयार हूं, तो जैसे ही आप मुझे पैसे अदा किए, हमने इस वस्तु को क्या किया? आपको सौंप दिया। वही चीज है शुल्क या ड्यूटी। यहां पर सरकार कहती है कि हम यदि किसी जनता से, पब्लिक से शुल्क लेते हैं तो बदले में कुछ न कुछ उसे प्रदान करते हैं। यदि शुल्क के रूप में कुछ भी लेते हैं तो कुछ न कुछ उसको बदले में प्रदान करते हैं। जैसे समझने के लिए स्टाम्प पेपर, उसको ढंग से पढ़िएगा तो लिखा जाता है स्टाम्प ड्यूटी पेपर। सरकार कहती है, आप जाकर कहते हैं मार्केट में, या मान लीजिए जो स्टाम्प पेपर बेचते हैं उनके पास, हमको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर दीजिए। जैसे ही आप 100 रुपया उसको अदा करते, वो आपको एक पेपर लाकर दे देती है। तो यहां कहने और समझने वाली बात यह है कि यहां पर क्या है कि सरकार के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है, जिसके बदले में सरकार जो है वह कुछ न कुछ सेवा या वस्तु देने की गारंटी देता है। इसी को क्या कहा गया है? शुल्क कहा गया है। ये 4 बेसिक था जिसको शायद आप समझ गए होंगे। पुनः हम तेजी से इसको समझा देते हैं, लिखा देते हैं। यदि आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। टैक्स या कर किसी भी देश की सरकार के द्वारा लगाया गया एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है, जिसके बदले में सरकार जो है किसी भी प्रकार का वस्तु या सेवा देने की गारंटी देता है। उपकर, कर में निहित कर को उपकर कहते हैं। निहित का मतलब यहां शामिल से है। कर में निहित कर को उपकर कहते हैं। यह किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है और इसका खर्च सरकार उसी वस्तु या सेवा के ऊपर करता है। इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर किसी भी कर के साथ शामिल किया जा सकता है। अधिभार, कर के दर के ऊपर लगने वाले कर को अधिभार कहकर संबोधित किया गया है और यह अधिकांशतः प्रत्यक्ष कर के ऊपर लगाया जाता है। शुल्क एक प्रकार का सरकार के द्वारा लगाया गया अनिवार्य भुगतान है, जिसके बदले में सरकार जो है किसी भी प्रकार का वस्तु या सेवा देने की गारंटी देता है। ये था आपका कर। अब आते हैं अगला पॉइंट, वो आते हैं कर प्रणाली, सिस्टम ऑफ टैक्स। सिस्टम ऑफ टैक्स। कर प्रणाली कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा। जैसे मान लीजिए यदि आप प्रिपरेशन करने का प्रयास कर रहे हैं या प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तीनों में से किसी भी सिचुएशन में, तो आप यदि कर रहे हैं तो आप पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे। सिलेबस क्या है, हम कैपेबल हैं या नहीं हैं, इस सिलेबस में किन किन चीजों को
बेसिकली पढ़ा जाए तो हमारे द्वारा यह चीज फुलफिल हो सकता है। जो तैयारी करने का सोच रहे हैं वह भी यही प्रक्रिया को अपनाएं कि कैसे तैयार किया जा सके, कौन कौन सी पुस्तक को या नोट्स को पढ़ा जा सके, किस किस वीडियो को देखा जा सके, कितने दिन में हमारा क्लास जो है वह खत्म होगा और हम एक मैच्योरिटी के रूप में तैयार होकर क्लास में तैयार रूप से बैठकर तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब एक शब्द कि उस कार्य को बनाने के लिए, करने के लिए खाका तैयार किया जाता है जिसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से टैक्स लगाने का भी एक प्रक्रिया होता है, प्रणाली होता है कि किस आधार पर टैक्स के स्लैब का निर्धारण किया जाए ताकि देने वाले को भी सुविधा हो और उसके ऊपर अधिक ज्यादा प्रभावित भी ना हो और सरकार को आय की भी प्राप्ति हो जाए। उसी ब्लूप्रिंट को, टैक्स के ब्लूप्रिंट को कर प्रणाली कहकर संबोधित किया जाता है या सिस्टम ऑफ टैक्स कहा जाता है। जैसे समझने के लिए कि मान लीजिए इनकम टैक्स का स्लैब है कि 5 लाख रुपया तक सरकार कहती है कि यदि आपका इनकम है तो आपको इनकम टैक्स के रूप में 0% देना होगा। जैसे ही यहां से बढ़कर 10% पर जाते हैं, 10 लाख पर जाते हैं, सरकार कहती है आपको 10% टैक्स देना होगा। यहां से बढ़कर जैसे ही आप 20% पर, 20 लाख पर जाते हैं, सरकार कहती है कि आपको 20% टैक्स देना होगा। जैसे ही 30 लाख पर जाते हैं, सरकार कहती है 30% आपको कर देना होगा। 30 लाख प्लस होते हैं तो भी आपको कितना देना होगा? 30%। तो सरकार जान रही है कि 5 लाख रुपया तक यदि आज के डेट में कोई आदमी इनकम कर रहा है तो उसका अधिकांश तक पैसा जो है वह भरण पोषण में खर्च हो जा रही है। तो खर्च हो गई तो सरकार ने कहा हम आपसे किसी भी प्रकार का कर प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं। जैसे उससे बढ़ा, सरकार ने देखा कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड इसकी अपेक्षा थोड़ा सा अधिक है, यहां देखा तो 10 की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक, यहां देखा तो इसकी अपेक्षा अधिक, 30 प्लस में सबसे अधिक। तो सरकार जो है एक सिस्टम तैयार किया कि भाई जो आवश्यकता की चीजों में ही अपने सारे रकम को खर्च कर दे और उसके ऊपर अगर हम और टैक्स लगा दे तो उसका जो जीवन यापन है वो सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो यह जो स्लैब सरकार के द्वारा तैयार किया गया इनकम के आधार पर, उसी को हम क्या कह दिए? कर प्रणाली। अब आते हैं कर प्रणाली कितने प्रकार का होता है। कर प्रणाली जो है वह निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे पहला है वह है आपका प्रगतिशील कर प्रणाली। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रगति, प्रगति का मतलब क्या करना? कहते ना वो प्रगति कर रहा है, दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। कहने का यह तात्पर्य क्या है कि वह अपने क्षेत्र में जहां भी है वहां से धीरे 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 क्या हो रहा है? उठ रहा है। तब प्रगति का मतलब आगे बढ़ना या पीछे बढ़ना? आगे बढ़ना, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ रहा है तो यहां समझने के लिए प्रगतिशील कर प्रणाली कहता है। जैसे यहां मान लीजिए आय, यहां मान लीजिए कर का प्रतिशत या दर। मान लीजिए आय अपने से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे समझने के लिए कि इनकम 1000 रुपया, फिर बढ़कर हो गया 2000 रुपया, बढ़कर हो गया 3000 रुपया, 4000 रुपया,
या यहां डायरेक्ट कर दीजिए 5,000 रुपया। अब यहां से आगे बढ़ता चला गया। कर का दर, मान लीजिए इनकम था 1,000 रुपया, तो कर का दर था 1%। इनकम बढ़कर हो गया 2,000 रुपया, तो कर का दर कितना हो जाएगा? 2%। नहीं, बिल्कुल नहीं 2% होगा। यह क्या कहता है? प्रगतिशील कर प्रणाली कहता है कि आय में वृद्धि के साथ साथ कर के दर में भी वृद्धि दिखलाई पड़ता है। आय में वृद्धि के साथ साथ कर के दर में भी वृद्धि दिखलाई पड़ता है। यहां पर जोर दिया गया कर के दर में। यह कतई नहीं कहा गया है कि यदि आय में 100% का ग्रोथ होगा तो कर के दर में भी 100% का ही ग्रोथ होगा, ऐसा कतई नहीं है। वो 200% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 300% भी हो सकता है। वो निर्धारित कौन करेगा? तो वो निर्धारित उस देश की सरकार के द्वारा किया जाएगा। तक प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है कि आय में वृद्धि के साथ साथ कर के दर में वृद्धि किया जाए तो उसको प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। जैसे समझने के लिए आय 1,000 से बढ़कर 2,000, 2,000 से बढ़कर 3,000, 3,000 से बढ़कर 5,000, तो यहां कर का दर 1% से बढ़कर यहां हो सकता है 1.50, 2%, 3% या 0.7, 1.2%, कुछ भी हो सकता है। यह निर्धारण करेगा कौन? सरकार। तो समझ गए? प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कि आय के साथ साथ कर के दर में वृद्धि होना। अगला है, वो है आपका प्रति और ठीक ही है, प्रतिगामी कर प्रणाली। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रतिगामी कर प्रणाली कहता है कि कर के दर में वृद्धि होगा, आय में वृद्धि होगा तो आय में वृद्धि के साथ साथ कर के दर में कमी होगा। जैसे समझने के लिए कि आय यदि 1,000 रुपया है, फिर 2,000 रुपया है, फिर 3,000 रुपया है, 4,000 रुपया है, 5,000 है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो कर का दर यदि यहां पर 1,000 में मान लीजिए आपका कि 2% है, तो जैसे ही 2,000 जाएगा तो ये 2% से कम होगा। ये कम कुछ भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 0.75 भी हो सकता है, 1.75 भी हो सकता है, 1.50 भी हो सकता है। ये दर कुछ भी हो सकता है। ये कतई नहीं कि जितने % ऑफ वृद्धि इनकम में हुआ है उतना ही % ऑफ वृद्धि कर के दर में होगा। बस कर के दर में कमी आएगा ये निश्चितता है, लेकिन एक रेशियो आएगा ये कतई निश्चितता नहीं है। तब प्रतिगामी या डिग्रेसिव कर प्रणाली उस कर प्रणाली को कहा जाता है जहां पर कर आय के दर में वृद्धि होगा और आय के दर में वृद्धि के साथ साथ कर के दर में कमी दिखलाई पड़ेगा। इसी को
कभी कभी सवाल के रूप में देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रणाली जो है वह अमीर वर्ग को प्रभावित करेगा या कौन सा कर प्रणाली जो है वह गरीब वर्ग को प्रभावित करेगा। तो देखिएगा प्रतिगामी में क्या कहता है कि आय में वृद्धि होगा तो कर के दर में क्या आएगा, कमी आएगा। सॉरी, आय में वृद्धि होगा तो कर के प्रतिशत में कमी दिखलाई पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं यह जो है वह गरीब वर्ग को ज्यादा प्रभावित करेगा। प्रगतिशील में था आय में वृद्धि होगा तो कर के दर में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यहां क्या लिखाएगा, यह अमीर वर्ग को प्रभावित करेगा। 2 हो गया। नेक्स्ट है आपका तीसरा, ऊर्ध्वगामी। कर प्रणाली। इसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली। इसमें क्या होता है कि कर आय के साथ साथ कर के दर में जो है वृद्धि दिखलाई पड़ता है या वृद्धि होता है, लेकिन एक सीमा के बाद जो है वह कर का दर जो है वो स्थिर हो जाता है। जैसे समझने के लिए कि मान लीजिए फिर यहां पर लिखते हैं आय या इनकम, यहां पर लिखते हैं कर का दर। ऐसे बढ़ता चला गया कर का दर। मान लीजिए 1%, मान लीजिए 2%, 2.50%, ऐसे बढ़ता जाएगा। एक सीमा के बाद मान लीजिए यहां 3%, फिर 3%, फिर 3%। कहने का मतलब ऊर्ध्वगामी कहता है कि इनकम में वृद्धि होगा, साथ ही साथ कर के दर में भी वृद्धि होगा। लेकिन यहां देखिए एक सीमा के बाद कर के दर में क्या आ गई है, स्थिरता आ गई है। तो एक सीमा के बाद यदि कर के दर में स्थिरता आ गई, चाहे अब इनकम यहां से कुछ भी हो, 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 50,000 हो, कुछ भी हो, टैक्स केवल और केवल कितना देना होगा, 3%। तो ऊर्ध्वगामी जो है या रिग्रेसिव जो है वह है कि आय में वृद्धि के साथ साथ कर के दर में वृद्धि किया जाएगा, लेकिन एक सीमा के बाद कर का दर जो है वह स्थिर हो जाएगा। अर्थात यहां से जो सवाल बनेगा, हम कह सकते हैं कि भारत में इनकम टैक्स पर या आयकर पर ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली लागू है। और यह सवाल पूछा गया है कि भारत के इनकम टैक्स पर कौन सा कर प्रणाली लागू है। तो भारत के इनकम टैक्स पर ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली लागू है। अगला है वो है आपका प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम या अनुपातिक।
कर प्रणाली। अनुपातिक कर प्रणाली या प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, यहां पर कहा जाता है, इसी को अनुपातिक को समानुपाती भी, समानुपाती इसको समानुपाती कर प्रणाली। समानुपाती करने का मतलब यहां पर पुनः दोहराइए, आय और टैक्स दर या कर दर, कर का दर। यहां कहता है आय बढ़ता जाएगा। आय बढ़ता जाएगा मतलब मान लीजिए 1000 बढ़कर 2000, 3000, 4000। तो यहां यदि कर का दर जो है वो 1000 पर 1% का ग्रोथ हुआ, तो यहां पर 100% बढ़ा, फिर 100%, फिर 100%। ठीक उसी प्रकार से जिस अनुपात में आय बढ़ेगा, जिस अनुपात में जिस प्रतिशत से आय बढ़ेगा, ठीक उसी प्रतिशत से कर का दर बढ़ेगा। जैसे 1 से क्या हो जाएगा 2, 3, 4। यहां समानुपाती का मतलब जैसे जैसे आय में वृद्धि किया जाएगा, आय के साथ साथ कर के दर में भी उसी रेशियो से, उसी अनुपात से वृद्धि किया जाएगा। इस चारों को यदि हम एक ग्राफ में प्रस्तुत कर दे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए यह आय और कर का दर, या इस टॉपिक को कह सकते हैं कर प्रणाली। पहला याद कीजिए, हमने कहा था प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली कहने का मतलब कि वह प्रणाली जैसे जैसे आय में वृद्धि होगा, कर के दर में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो आय के दर में वृद्धि होकर कर के दर में, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इनकम बढ़ता गया, कर का दर बढ़ता गया। तो पहला को कहेंगे प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव कर प्रणाली। दूसरा हमने आपको बताया, वो बताया प्रतिगामी। प्रतिगामी मतलब आय बढ़ेगा और कर का दर गिरेगा। मतलब यहां से प्रतिगामी। तीसरा हमने कहा था ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी क्या कहता है कि हम एक सीमा तक बढ़ेंगे, ऊर्ध्वगामी कहता है हम एक सीमा तक बढ़ेंगे और उसके बाद स्थिर हो जाए। ऊर्ध्वगामी। और चौथा क्या कहा, समानुपाती, एक समान बढ़ना। सभी जगह एक समान। ये था एक ग्राफ के आधार पर आपका कर प्रणाली या टैक्स सिस्टम। इसके अलावा जो है दो कर प्रणाली ऐसा भी है जो वस्तु के ऊपर लगाया जाता है। वस्तु के ऊपर लगाया जाता कहने का मतलब उसके आधार पर। तो एक होता है वो है आपका विशिष्ट कर प्रणाली। विशिष्ट का मतलब विशेष, किसी विशेष चीजों पर। जैसे यदि आप देखते होंगे कि आप अपना कोई भी वस्तु जो है वह
यदि ट्रेन के माध्यम से या डाक सेवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे होते हैं तो वहां पर आप देखिएगा उसका वजन किया जाता है, या रेलवे विभाग में देखा जाता है कि उसका स्पेस कितना उपयोग होगा, और उस आधार पर आप देखते होंगे कि उस वस्तु का चार्ज किया जाता है, मतलब विशेष परिस्थिति के आधार पर। तब विशिष्ट कर प्रणाली कुछ वैसा भी है कि वस्तु के आकार या कह सकते हैं वस्तु के वजन के आधार पर जो कर का दर निर्धारित किया जाए उसे विशिष्ट कर प्रणाली कहा जाता है। अंतिम कर प्रणाली है वो है आपका वैल्यू एडेड टैक्स या मूल्य वर्धित कर। मूल्य वर्धित कर या वैट के अंतर्गत कहने का मतलब कि मान लीजिए आपने किसी वस्तु का मूल्य रखा 30 रुपया, तो कहेगा 30 पर 3% कर, तब मूल्य आधारित। 40 रुपया कर 3.5%, 50 रुपया कर 4%। मूल्य के अनुसार या मूल्य के जैसा या मूल्य के ऊपर लगने वाले कर के दर को मूल्य वर्धित कर प्रणाली कहकर संबोधित किया जाता है। यह था आपका टैक्स सिस्टम। अब थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि यह है क्या, कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे। तो यहीं से एक पॉलिटी का पार्ट आता है वित्त आयोग। कभी कभी सवाल में देखते होंगे या पॉलिटी में आप देखते होंगे, एक आता है धन विधेयक, और दूसरा आता है वो आता है आपका वित्त विधेयक। दोनों में